भैया अनजाना संबल। किसी बचपन में बनाई हुई कश्ती जैसा, साथ तेरा था मगर धूप की नरमी जैसा। इस्मा हादिया। अभाव और वंचना से पुते जीवन में कई लोगों की पावती दागी हुई मोहरें हैं, जो स्मृति के सफ़ों पर मेहंदी नहीं गोदना सी अमिट हैं। वहां विलंबित कराहें रुक रुक कर कुहुकती और कुरेदती हैं, और मैं यादों की टीस से भर उठता हूं, जिस टीस को बस लिख कर ही हल्का किया जा सकता है। मेरी जिंदगी की सर्किट में मां चरण स्रोत यानी पॉजिटिव तार की तरह रही, तो दीदी पृथ्वी यानी अर्थिंग वायर की तरह। लेकिन आज जिस शख्स के बारे में लिखने जा रहा हूं, वो एक न्यूट्रल तटस्थ तार की तरह था। आमतौर पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव तारों पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि न्यूट्रल तार भी पूरी वायरिंग में अपना अहम रोल अदा कर रहा होता है और सारी अवांछित असंतुलित तरंगों को सहेजते सहते हुए स्रोत को वापस सौंप देता है। न्यूट्रल तार की अहमियत आपको हमेशा इमरजेंसी में ही समझ में आती है। यह मेरे लिए भी उतना ही आश्चर्य भरा है कि भैया, जो मुझसे 5 साल बड़े हैं, इस संस्मरण में अब तक क्यों नहीं आए। अब तक जैसे दीदी, मां या पिता आते रहे, वो आए भी तो किसी बुलबुले की तरह आए और एकदम फूट गए। हम दोनों 5 साल के फासले के साथ इस धरती पर आए। ये फासला अपनी शक्ल बदल बदल कर भी कई वर्षों तक हमारे बीच ही रहा। बेशक बीच बीच में हम पहाड़ी पगडंडियों की तरह मिलते बिछड़ते रहे। पिता को ब्रेन ट्यूमर था, हमें यही बताया गया, लेकिन इतने लोगों से अलग अलग तरह की बातें करके पता चलता है कि उन्हें कैंसर वाला ट्यूमर था। ब्रेन ट्यूमर के कुछ महीने पहले गले से ट्यूमर निकाला गया था। इन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्हें होल टाइमरी छोड़कर शिक्षक बनना पड़ा था। दरअसल तब उन्हें सहायता की जरूरत थी, लेकिन कहीं से कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा था। पार्टी ने जब तक हाथ बढ़ाया, तब तक बीमारी हाथ से निकल चुकी थी, और फिर वो पूरे के पूरे हाथ से निकल गए। उन्होंने मुंगेर में ही हाफ टाइम टेक्निकल स्कूल तोपखाना में नौकरी कर ली, जो उस समय तक गैर सरकारी था। भैया उस समय 5 साल से कम के ही होंगे। वो पिता के साथ ही साइकिल पर स्कूल जाया करते थे। उसके पहले एक बात यह भी समझनी जरूरी है कि मां को साफ दिख गया था कि रामगढ़ में कोई भविष्य नहीं है, और पिता को साथ लिए मुंगेर आने के निर्णय में नाना की भूमिका भी बहुत बड़ी रही, नानी की बहुत कम। नानी के दिमाग में वही समाज क्या बोलेगा गूंजता रहा। मां, पिता, भैया, दीदी सब ननिहाल के बाहर वाले दालान के बगल में खपरेल वाले घर में रहने लगे। भैया बचपन से ही नाना यानी बब्बा का दुलारा रहा। उन दोनों के दिलों की धड़कनें हमेशा से एक तार से जुड़ी हों जैसे। बब्बा भैया के लिए रोज रबड़ी या हनुमान मंदिर से बेसन का लड्डू जरूर लाते, जिसका थोड़ा थोड़ा सा अंश बाकी लोगों को भी मिल जाता। बब्बा सोने चांदी की छोटी सी दुकान बेकापुर में चलाते थे। जाते समय घर से दुकान पैदल रास्ते में दशभुजी दुर्गा स्थान मंदिर पड़ता था, उसमें पूजा करते हुए जाते, पर लौटते वक्त रिक्शा कर लेते। सबसे छोटी अमिता मौसी की शादी के समय बब्बा जब शाम को शादी के सारे जेवर लेकर लौट रहे थे, तब 2 नंबर गुमटी के पास रिक्शे से ही सारे गहने लूट लिए गए। किन लोगों ने ये किया पता नहीं चला, लेकिन उन अज्ञात लोगों को निश्चित ही ज्ञात लोगों से सुराग और मदद मिली थी, ऐसा सब कहते हैं। इस अकस्मात घटना से ननिहाल की हालत और खराब हो गई। उस समय मां बताती है कि भैया इतनी छोटी अवस्था में भी आग उतावला हो रहा था। लुटेरों ने छिनतई के दौरान नाना पर प्रहार भी किया था और उन्हें सिर पर चोट आई थी। भैया को बस उसी बात का गुस्सा ज्यादा था कि बब्बा को छुआ क्यों। तनातनी में घर का माहौल और बिगड़ता जा रहा था। पिता पटना गए हुए थे, तो साइकिल से भैया को स्कूल कौन ले जाता, सो उस दिन वो माधोपुर से तोपखाना स्कूल के लिए पैदल ही निकल गए। 3 नंबर गुमटी का फाटक बंद होने के बावजूद पटरी क्रॉस करने लगे। उधर जमालपुर मुंगेर लोकल ट्रेन धड़ल्ले से भागती आ रही थी। आती हुई ट्रेन को देखकर अचानक उनका माथा कुंद हो गया। क्षण भर की जड़ता ने उन्हें मूर्ति बनाकर पटरियों के बीच खड़ा कर दिया। वो तो भला हो फाटक वाले का, जिसने दौड़कर उनके प्राणों की रक्षा की और फिर उन्हीं से पूछकर उन्हें स्कूल तक पहुंचाया।
इस बीच हाफ टाइम टेक्निकल स्कूल तोपखाना का सरकारी अधिग्रहण हो गया, जिसके बाद 1 महीना भी नहीं बीता कि अनहोनी हो गई। पिता नहीं रहे। चूंकि पिता स्कूल का सरकारी अधिग्रहण होने के भीतर 1 महीने की तनख्वाह भी नहीं उठा पाए थे, तो कोई भी सरकारी मदद जो हमें मिलनी चाहिए थी कानूनी अड़चन आ जाने की वजह से नहीं मिली। पिता का ट्यूमर फटा और साथ ही हमारी बदकिस्मती का बादल। चिता कहाँ जलेगी, इस बात पर गांव से आए चाचा और बब्बा में ठन गई। फिर थोड़ी और ठनी इस बात पर कि चिता को आग कौन देगा। बड़े चाचा का आदेश था उनका बेटा देगा, जबकि विधि के अनुसार भैया को ही देना था। परंपरा अनुसार कहा जाता है कि जो चिता को आग देता है उसे जमीन का 1/3 हिस्सा मिलता है। शायद ये भी कारण हो चाचा के कहने का, पर मिला जुला कर बात इतनी बिगड़ी कि भैया के आग देते ही वो सब बिना घर आए वहीं से सीधे अपने गांव वापस चले गए। उस दिन से बचे खुचे रिश्तों को भी तिलांजलि दे दी गई। न वो फिर कभी हाल पूछने आए, न मां ने उनसे जमीन का कोई हिस्सा ही मांगा। भैया के हाथ से जब पिता को मुखाग्नि दिलवाई गई थी तब भैया मात्र 5 साल का ही रहा होगा। आग देने के बाद मृत के शरीर में आग की लपटें हरकतें पैदा करती हैं और खासकर जब कपाल क्रिया की जाती है तो एक जोर से फटने की आवाज होती है। ये सब चीजें उस 5 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल अकल्पनीय, अप्रत्याशित थीं। ये सब देखना भैया के लिए दिल दहला देने वाला रहा। त्वचा के जलने और सिकुड़ने से कई बार पैर और हाथ भी हिलने उठने लगते हैं। इन सब का भैया के मन मस्तिष्क पर बहुत भयावह असर पड़ा और वो कई दिनों तक सो नहीं सका। अधनींद में बड़बड़ाता रहा। इस मनोदशा से निकलने और सामान्य होने में उसे वक्त लगा। बदकिस्मती के बादलों को अभी और भी कई बार फटना था, सो वो फटते रहे। पिता के गुजरने का दुख अभी गीला ही था कि नानी और बड़े मामा का हिसाब किताब शुरू हो गया। मां स्टाफ नर्स की ड्यूटी में थी, लेकिन इस घटना के बाद ननिहाल पराया सा होने लगा। इस बीच समय बीता और डॉक्टर साहब का पदार्पण हुआ, जिन्हें मुंगेर में किसी की स्वीकार्यता नहीं मिली और मां को पटना और फिर लखीसराय शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन भाई के ऊपर मानसिक अत्याचार कम नहीं हो रहे थे। मां उन्हें और दीदी को ननिहाल में छोड़कर बीच बीच में जाती और अपने ही लोग जो ननिहाल के गोतिया भाई के बच्चे थे, भाई से बार बार सभी बच्चों के सामने पूछते, बता तेरे बाप का नाम क्या है। भैया पहला नाम बताते तो सब हंसने लगते और जब वो दूसरा बताते तो वो उपहास में और जोर से हंसते। वास्तव में उनकी जिंदगी दूभर हो गई थी। 1978 में हम सब लखीसराय आ चुके थे। कुछ महीनों में ही भाई का चयन सैनिक स्कूल तिलैया में हो गया। उसकी किस्मत का कटोरा जो इतने दिनों से पलटा हुआ था सीधा हो गया। मगर किस्मत तो हमारी ही थी, इतनी आसानी से रास्ता कैसे दे देती। चयन के बाद दाखिले के लिए स्कूल से भेजे गए ऐसे संलग्न फॉर्म थे जिन पर एसडीओ या उसके समकक्ष हस्ताक्षर की जरूरत थी। अधिकारी अपनी जाति दिखाने से बाज नहीं आ रहे थे। फॉर्म साइन करने के लिए मां को शाम को घर पर बुलावा भेजा गया, जिसका मतलब मां बेहतर समझती थी। जब जब अंधकार घना हुआ, ईश्वर हमेशा रोशनी दिखाता रहा। उसी ऑफिस में एक पेशकार थे काली बाबू, और उन्होंने ये बात सब डिविजनल मजिस्ट्रेट प्रमोद सिंह तक पहुंचाई, जो बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उन्होंने कागज मंगाकर अपने हस्ताक्षर दिए और इस तरह भैया का दाखिला सैनिक स्कूल में संभव हो पाया। नेक दिल इंसान प्रमोद सिंह जी से कोई परिचय नहीं होने के बावजूद वो हम दोनों को पढ़ने की सलाह देते। क्या ही संयोग हुआ कि 4 साल बाद ही उनका बेटा भी सैनिक स्कूल तिलैया में गया और भाई वहां उसका संरक्षक यानी गाइड बना। किस्मत का सिक्का कब कैसे पलटे पता नहीं चलता। बाद में भैया जब भी आता बहुत कम दिनों तक हमारे साथ रहता, जैसे राजा की जान तोते में रहने वाली कहानी दोहराई जा रही हो। बब्बा उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाते और आते ही भैया मुंगेर चला जाता। कभी हम लोग साथ जाते और कभी वो अकेले भाग जाता। उसे बचपन से कोका कोला कैंपा का चस्का लग गया था। पैसे बचाकर कोका कोला पीने के लिए वो साइकिल से मुंगेर 56 किलोमीटर तक जाता। मुंगेर में मुकलेश और मैं अपनी अपनी बच्चों वाली 3 पहिया साइकिल में रस्सी बांधकर रेस करते। ये हमारा प्रिय शगल था। हम दोनों अपनी अपनी साइकिल में बैठ जाते और दोनों के बड़े भाई रस्सी से हमें खींचते। एक तरफ मुकलेश का बड़ा भाई, दूसरी तरफ मेरा भाई। मुकलेश की साइकिल नई और हमारी खटारा, और इसी रेस के क्रम में
हमारी पुरानी साइकिल को शहीद होना था और मुझे चोट लगनी थी और भाई बेचारे को डांट खानी थी। मेरे कारण भैया के डांट खाने का सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा, जिसका मुख्य कारण गोल मटोल मासूम सूरत लिए शुरू से ही मेरी रोते हुए शिकायत करने की आदत थी। इस मासूमियत का खमियाजा उसे कई बार उठाना पड़ा और रिश्तेदारों से डांट खानी पड़ी। भैया और मुकलेश के बड़े भाई दोनों की आपस में बहुत छनती थी। एक बार अपने समूह के लिए अमरूद तोड़कर उन दोनों ने वहीं नीचे घास के झुरमुट में छिपा दिए। उनकी प्लानिंग उनके पूरे ग्रुप के साथ आराम से पिकनिक मनाने की थी। संयोग से हम दोनों भी अमरूद तोड़ने वहां पहुंच गए। दीदी और उनकी सहेलियां भी शहतूत तोड़ने बगीचे में आई हुई थीं। मुझे पेड़ की ऊपरी फुनगियों तक पहुंचने में मजा आता था। मुकलेश अभी बीच में ही था और मैं सबसे ऊपरी डाल पर। तभी मेरी नजर उस खजाने पर पड़ी जहां कच्चे पक्के ढेर सारे अमरूद लंबी लंबी घासों के झुरमुट में छिपाकर तरकीब से रखे हुए थे। मैंने न आओ देखा न ताओ, डाल से हाथ के सहारे बंदर की तरह लटका और ऊपर से ही छलांग लगा दी। उस समय पता नहीं क्यों पर पेड़ों से यूं कूदते हुए कभी चोट नहीं लगती थी। हमारी मासूमियत की ये इंतहा थी कि बनियान और हाफ पैंट पहने मुझे लगा कि सारे अमरूदों को अपनी बनियान में ही समेट लूंगा। इसी बीच मुकलेश भी नीचे आ गया और हम दोनों ने अमरूद उठाना जारी रखा। पर हम अव्वल दर्जे के मूर्ख ठहरे। बनियान में भला इतने अमरूद कैसे आते? वो एक तरफ डाले जाते और दूसरी तरफ से टघरते जाते। दीदी और उसकी सहेलियों ने जब यह नजारा देखा तो वो भी एक साथ टूट पड़ी। हम दोनों बनियान वाले फ्रॉक वालियों के सामने कहाँ टिक पाते। हाथ सिर्फ बटेर लगा, सारे तीतर उड़ गए। सिर्फ 4-4 अमरूद हमारे हाथ आए, वो भी कमबख्त कच्चे निकले। भैया को जब पता चला वो दोनों आग बबूला होकर लगे डांटने कि खाया सो खाया, पूरे मोहल्ले को दावत दे आया और उनकी होने वाली पार्टी खराब कर दी। उस दिन जब सब शांत हुए तो हम लोगों ने बचे हुए कच्चे अमरूद को बारीक टुकड़ों में काटकर सरसों तेल, लाल मिर्च की गुंडी और नमक मिलाकर अपने बनियान में बांधकर खूब पटक पटक कर घुमौआ बनाया। कच्चे अमरूद का इससे बेहतर विकल्प और कोई नहीं। और फिर खूब छककर हम दोनों ने खाया और इसी के साथ डांट खाने के बावजूद अपनी पार्टी तो बन ही गई। याद आता है कच्चे पपीते और शहतूत का घुमौआ भी। उन दिनों हम खूब बनाते थे। घुमौआ सबसे अच्छा भैया ही बनाता, जबकि दीदी सरसों तेल और लाल मिर्च के साथ इमली का कुच्चा इमाम दस्ते में कूटकर बनाती। वो स्वाद जीवन में आज भी सबसे रसीले हैं। एक बार ऐसा हुआ कि हम तीनों भैया से मिलने सैनिक स्कूल गए। लखीसराय से वहां पहुंचने का मतलब है रात नवादा स्टेशन पर बिताना। वो यात्रा जहां एक माँ कोडरमा जैसी जगह पर रात में होटल खोजती हो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ, तो किस तरह का स्वागत मिलता है सोचकर आज भी सिहर जाता हूं। पर माँ की एक बात जो हमेशा अनुकरणीय है, मुसीबत जितनी बढ़ेगी विवेक उतना शक्तिशाली बनेगा। हर वैसी अप्रिय परिस्थिति को अपने उसी विवेक और आत्मबल से संभाला है माँ ने। जब हम तीनों भैया के स्कूल पहुंचे तो वो हम दोनों के लिए बिल्कुल सपनों वाली दुनिया थी। सब कुछ सलीके से, समय के पाबंद, इस्त्री किए हुए कपड़े, जूते भी समय अनुसार अपनी शक्ल बदलते हुए। खाना हॉल में जैसे राजाओं का होता है। बड़े से टेबल पर बेशुमार फलों का ढेर, एक छोटा मोटा पहाड़ बनाता हुआ। इस राजशाही शानो शौकत को देखते हुए एक तरफ तो हम दोनों को अपनी किस्मत पर रोना आया और दूसरी तरफ भैया की किस्मत से उतनी ही कुढ़न हुई। आज भी याद है, भैया कुंवर सिंह हाउस में रहता था और संभवतः वीर कुंवर सिंह जी का नाम पहली बार हमने वहीं सुना। हम डीवीसी दामोदर घाटी निगम का सुंदर बांध देखने गए थे। दामोदर नदी का विराट स्वरूप दिखा और उस दिन पहली बार मालूम हुआ कि बिजली नदियों को बांधने के बाद पनपती है। पता नहीं था नदी की छटपटाहट में कितना करंट होता है। सबसे मार्मिक था लौटना। जब हम लौटने लगे तो भैया हम सबको छोड़ने के लिए स्कूल के आखिरी गेट तक आया और उस समय उसकी शक्ल कटीले तारों के पीछे से झांकती हुई इतनी मासूम लग रही थी कि हम तीनों एक साथ फपक कर रो पड़े। उसकी आंखों में घर लौटने की छटपटाहट क्रांति करने तक की बेचैनी लिए थी। उस मार्मिकता का साक्षात्कार करने के बाद दीदी ने मुझसे कहा, भाई चिकना, हम घर पर ही ठीक हैं, एकदम बेलौस बिंदास आजाद परिंदे की तरह। यहाँ का अनुशासन तो 1 घंटा न झेला जाएगा भाई। दीदी की आंखों में झांकते हुए मैंने सहमति जताई, पर मेरे जहन में भाई का चेहरा घूमता रहा। बचपन में अगर क्रिकेट खेलते हुए मैं आउट हो जाता तो वहीं चितरा जाता कि मुझे गलत आउट दिया गया है।
भैया हर बार मुझे एक बार और खेलने की इजाजत दे देता। फावा तब भी मेरी फितरत में शुमार था। मेरे साथ खाना खाने से उसे इसलिए शुरू से परहेज रहा क्योंकि मैं बहुत तेजी से खाना खत्म करता था, और जब तक वो खाने के लिए सोचता उतनी देर में चिकन का लेग पीस मेरे पेट में होता। पटना से लखीसराय ट्रेन के सेफ में आते हुए वो चिनिया बादाम यानी मूंगफली का एक दोना लेता और मैं उसे चट से खत्म कर देता। तब मुझे डांट पड़ती कि ये पूरे सफर के लिए था बेवकूफ, और एक एक दाने के साथ सफर का आनंद लेना चाहिए, निगलना नहीं, समय के साथ स्वाद लेते हुए चबाना है। सच पूछिए तो घर का शुरू से गुड बॉय था वो, और मैं हमेशा ही एकदम शैतान माने बदमाश बच्चा। वो पूरी तरह व्यवस्थित और मैं पूरा अव्यवस्थित। एक बार भैया छुट्टी में आया और ननिहाल नहीं गया। उसी बार टेप रिकॉर्डर वाली घटना हुई और मैं बाल बाल ही बचा था। इस घटना को विस्तार से अगले अध्याय में आप सुन सकते हैं। ठीक उसी घटना के बाद मेरे प्रति उसका प्यार बहुत ज्यादा उमड़ रहा था। माँ ऑपरेशन कैंप में जमुई गई हुई थी और भैया को सख्त हिदायत देकर गई थी कि मैं कहीं नहर, पोखर या नदी कहीं पर न जा सकूं, घर में ही रहूं, उससे ही पढ़ूं और स्कूल दीदी के साथ ही जाऊं। कुल मिलाकर कोई भी बहाना नहीं मार सकूं। उस समय मेरे बाल बहुत ही घने, लंबे और घुंघराले थे, इतने घने कि कंघी करना लगभग नामुमकिन, इतने कि पेन से खुजलाता तो पेन बाल में ही उलझ जाता और उसका ढक्कन बालों की गिरफ्त से निकालना एक प्रोजेक्ट बन जाता। भैया की नज़र उस दिन शायद पहली बार इस तरफ गई कि मेरे बाल मुझसे भी ज्यादा अव्यवस्थित हैं। भैया ने सुलझाने की बहुत कोशिश की, पर सुलझाने की कोशिश में बाल और ज्यादा उलझते चले गए। उस दिन मुझे स्कूल के लिए उसे तैयार भी करना था और मेरी आराम से उठने की आदत के कारण पहले ही देर हो रही थी। दिसंबर का मौसम कड़क ठंड का मौसम होता है। दीदी से उसने इसी उलझन में जमे हुए नारियल के तेल को पिघलाने के लिए चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। दीदी ने तवे पर टीन का डिब्बा चढ़ा दिया। तेल देखते देखते पूरी तरह पिघल गया, या शायद खौल भी गया हो। मेरे बाल की मोटी तहों का चित्र भैया के मन में कुछ ऐसा बना हुआ था कि उसने सणसी से टीन के डिब्बे को पकड़ा और मेरे सिर पर हल्के से उंडेल दिया। वो बिल्कुल क्षण भर के लिए भूल गया था कि तेल कितना गर्म है या खौला हुआ है। मैं जोर से चिल्लाया तो उसने मेरे बालों को और जोर से पकड़कर ज्यादा तेल डाल दिया। उसे इस बात का कोई भान नहीं था कि अगले पल क्या घटने वाला है। मैं पूरे जोर से चिल्लाया तो उसने और कसकर मेरे बाल पकड़ लिए और मेरी चोटी कसकर बना डाली। मेरी आंखों में से बहते हुए मोटे धार उसे अब भी बहाना ही लग रहे थे। ऐसा इसलिए भी संभव हुआ होगा क्योंकि मुझे पहले कई बार रो रो कर उसे फंसाना याद रहा होगा। उसी दिन जब स्कूल में गणित के शिक्षक ने 7 और 9 का पहाड़ा पूछा और नहीं सुनाने पर लंबे मोटे लचीले सोटे लगाने के साथ साथ मेरे प्यारे बाल को पकड़ के घसीटा, तब उनके हाथ में उभरा फफोला आ गया। सिर की त्वचा झुलस गई थी और कुछ फफोले फूट रहे थे। तब तक दीदी और मैं एक ही स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ते थे। दीदी को बुलाया गया और मेरे सिर की बुरी हालत दिखाई गई और हम दोनों को अविलंब छुट्टी दे दी गई। 2 किलोमीटर पैदल धूप में हम वापस घर गए। ऐसी बुरी हालत देखकर भैया सन्न रह गया, जैसे सांप सूंघ गया हो। आत्मग्लानि से भरा वो चुप्पा बस मुझे स्नेह भरकर टुकुर टुकुर दूर से देखता रहा। फफोलों को ठीक से देखने और दवाई लगाने के लिए मेरे सुंदर बालों को माँ ने सलीके से कतर दिया और फिर फफोलों को भी काट कर पानी बहाया गया। सोफ्रामाइसिन का पूरा लेप लगाया गया। अब जो भी घर में आता भैया को भरपूर सुनाकर चला जाता। मेरा मासूम चेहरा और अटेंशन सीकर होने की आदत दोनों मिलकर इस समस्या को उसके लिए कई गुना बढ़ा दे रहे थे। उस बेचारी की छुट्टियों के उत्साह को इस एक घटना ने अकेले ही चौपट कर दिया था। मैं इस घटना को कब कब भूल गया, पर भाई नहीं भूल पाया। भाई के दिल में यह घटना ऐसे धंस गई जैसे नासूर हो, और उस दिन के बाद से भैया ने आज तक मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की और न ही कभी मेरे ऊपर हाथ उठाया। उसके बाद या अब भी वो जब मुझसे नाराज होता है उसे अपनी यही गलती याद आ जाती है और वो हर बार मेरे लिए कुछ कर देना चाहता है, कुछ न कुछ लाकर मुझे अभी भी बच्चों की तरह खुश करना चाहता है। मैंने उसे कब का माफ कर दिया, पर उसने खुद को अब तक माफ नहीं किया। हम तीनों भाई बहन आज भी जब मिलते हैं तो इस घटना को याद करते हुए हर बार भैया लगभग रोने वाली स्थिति में आकर बुरी तरह भावुक हो जाता है। उन्हीं दिनों की बात है, मेरी बेवकूफियों की फहरिस्त में एक और बेवकूफी जुड़ गई।
पढ़ते हुए मुझे अपनी नाक में पेंसिल डालने की आदत थी। मैं कई बार कागज के तुर्रे सींक की तरह बना लेता और उन्हें नाक में डालकर घुमाता, जिससे असमय छींक आ जाती। इन आदतों का नशा एक खुमार बनकर मुझे आकर्षित करता रहता और ऐसी बेवकूफ़ियां करने में मैं लिप्त रहता। एक बार स्लेट पर मैं पत्थर वाली यानी पेंसिल चौक से लिख रहा था। असल में एक छोटा टुकड़ा बचा था मेरे हाथ में। पत्थर वाला चौक पतला और चौकोर होता है, जो कई दिन चलता है। आदतन मैंने उस पेंसिल चौक के छोटे टुकड़े से नाक में गुदगुदी पैदा करने की कोशिश की। तभी कुछ ऐसा घटा जिसका मुझे कोई अंदेशा नहीं था। छोटी सी पेंसिल चौक को नाक में घुसाते ही मैंने गलती से उसे भीतर सुड़क लिया। जैसा आपको पता ही है कि मेरी नाक हमेशा बहती रहती थी, जिसका इलाज बहुत बाद में अंजू मौसी ने कई दिनों तक सेलाइन वाटर नाक में डालकर किया था। पर उस समय तो मेरी नाक में वो पेंसिल चौक का टुकड़ा घुसकर बिल्कुल ऊपर ज्वाइंट वाले हिस्से में अपनी जगह बना चुका था। भैया वहीं बाहर बैठा चिंता मौसी के पति के साथ धूप सेकते हुए क्रिकेट की कमेंट्री सुन रहा था। मुझे रोते चिल्लाते देख दीदी और भैया दोनों मेरी तरफ दौड़े। अब मेरी आवाज भी निकलना बंद हो गई थी और मेरा हिलना डुलना भी। हर हरकत उस चौक को नाक के और भीतर ले जाती और बेइंतहा दर्द भयानक चीख में बदलने की कोशिश करती, जिसे मैं हिलने के डर से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। मेरी ऐसी दुर्दशा को देख उन दोनों की आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी। दीदी छोटी सी चिमटी लाई, पर वो ठीक से मेरी छोटी सी नाक में घुसाया नहीं जा पा रहा था। भाई मेरी नाक को ऊपर दबाकर चौक को नीचे की तरफ ढकेल कर निकालना चाह रहा था, पर वो टुकड़ा टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा था और इस जत्थोजुत्थम में टुकड़ा और भीतर का रास्ता बना रहा था। भैया और दीदी की परेशानी बढ़ती जा रही थी और साथ में मेरी सांस आने जाने की भी। तभी भैया के दिमाग में एक तरकीब आई और उसने वहीं कमेंट्री सुनते मौसा को आवाज दी। मौसा BBC यानी बुद्धिवर्धक चूर्ण के शौकीन थे और उसी के लिए भैया ने उनसे गुजारिश की। खैनी और चूने को रगड़ने और उसके गर्दे को फटकने झाड़ने की देर थी कि मुझे बहुत तेज की छींक आई और उसी छींक के साथ वो पेंसिल का शैतान टुकड़ा झट से बाहर आ गया और मैं अपना सारा दर्द भूलकर भैया और दीदी से लिपट गया। तीनों की आंखों में एक साथ खुशी के आंसू बह रहे थे। मैं बचपन से झूठा रहा हूं और आज भी यह सच स्वीकार करता हूं। बचपन से आज तक में बस इतना अंतर आया है कि इसके कारण या प्रतिफल समय के साथ ज्यादा सकारात्मक होते चले गए। मेरे कारण भैया और दीदी को कितनी बार डांट सुननी पड़ी होगी कह नहीं सकता। खासकर मेरी नानी मेरे जाल में हर बार फंसती और मेरी झूठी शिकायतों के कारण दोनों की ऐसी तैसी हो जाती। बचपन से ही ऐसे वादों के तीर आसमान में चलाने की आदत थी। फेंकता भी जरूरत से इतना ज्यादा था कि समेटने में दिक्कत आए, पर इसका एक सकारात्मक पक्ष भी था। शायद ऐसा करते हुए भी कहीं मैं खुद को चुनौती दे रहा होता और सपनों के फुग्गे उड़ा रहा होता, जिसके पीछे अभी मुझे दौड़ना है। इसी शेख चिल्लीपन को सच करने की कवायद में लखीसराय के उस परिवेश से बाद में भागना पड़ा। कभी मुंगेर तो कभी जमशेदपुर और अंत में पटना, जहां एक नया अध्याय जुड़ना अभी बाकी था। खैर, वापस ट्रैक पर आते हैं। जब मैं 8वीं कक्षा में था, भैया पटना में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। 8वीं मेरे बदलने का मौसम लेकर आया था और वो मौसम मेरी जिंदगी में जिम्मेदारी और गंभीरता लेकर आया था। 8वीं से 10वीं तक ज्यादातर मैं भाई के साथ ही रहा, या यूं कहूं कि जब सही और गलत की थोड़ी समझ आई मैं उसके साथ ही रहा। हालांकि कुछ महीनों के लिए मां ने मुंगेर में भी पढ़ने के लिए भेजा, जहां शुरू में अपने ही रिश्तेदारों ने मुझे मुंगेर में रखने से मना कर दिया। सबका यही कहना था कि चीकू बहुत शैतान है, कुछ हो गया तो उनकी बदनामी होगी। नाना तब तक मुंगेर से वाराणसी में मामा के साथ शिफ्ट हो चुके थे। नाना के दोनों भाइयों के परिवार ने मुझे नहीं रखा, पर अंत में माँ के मौसा जी ने मुझे अपने पास मुंगेर में ही रखा। माँ महीने का खर्चा उन्हें भेजती थी। बबली मामा, जो माँ के मौसेरे भाई हैं और मन से मेरे हमउम्र थे, हालांकि हमारी उम्र में कोई 4-5 साल का ही फर्क होगा, उन्होंने अपने रूम में ही मुझे बहुत प्यार से और पूरे हक से जगह दी। बबली मामा ने मेरा बहुत ख्याल रखा। खाने से लेकर गानों के कैसेट तक वो मेरी पसंद के लाता। वहीं स्पीकर को घड़े में रखकर इको और सराउंड साउंड इफेक्ट की ईजाद हम दोनों ने की। मेरा कोचिंग में पढ़ना, ट्यूशन पढ़ना सब बबली मामा ने व्यवस्थित किया। बबली मामा का प्यार निश्चल था और उस समय की मेरी जरूरत भी। मुंगेर में मेरा पढ़ना एक अलग अनुभव था मेरे लिए। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि माँ ने
फिर मुझे भैया के पास पटना भेज दिया। कारण ये था कि कोक पीने की भैया की पुरानी आदत ने उसके पेट का हाजमा बिगाड़ दिया था। अब बाहर का खाना खाना उसके बस में नहीं था और मुझे भी उससे पढ़ने का मौका मिल रहा था, सो पटना पहुंच गया। मैं वहां खाना बनाता और उससे ही पढ़ता। भैया कोचिंग जाता और अपनी तैयारी करता। फिल्में देखने का चस्का तो बचपन से ही था, पर भैया के साथ अच्छी फिल्मों का अंतर समझने में मदद मिली। गाने सुनना हम दोनों भाइयों का साझा शगल शुरू से रहा है। मेरी रोजाना गाने सुनने की आदत तो छूट गई, पर वो आज भी सोते समय रोज ऑल इंडिया रेडियो रात भर लगाए रखता है। हाल ही में एक दिन मैंने उससे यूं कह दिया कि ममता सिंह उद्घोषिका को मैं जानता हूं, तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि भाई उनका बहुत बड़ा फैन है, और उसे यह भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं दोनों यानी यूनुस भाई और ममता जी को जानता हूं और मिल चुका हूं। भाई को परफेक्शन पसंद है और मैं बिल्कुल अव्यवस्थित हूं। बहुत प्लानिंग मुझे नहीं जमती। भैया प्याज भी काटता इस तन्मयता से जैसे मूर्ति तराश रहा हो, बारीक इतना कि उससे बारीक संभव ना हो। नींबू नमक मिलाने के बाद उसे प्लेट में इतने सलीके से सजाता कि खाने वाले को उस सुंदर प्लेट को बिगाड़ने की ग्लानि हो जाए। मेरे पास इतना धैर्य कभी नहीं रहा। मैं हमेशा प्याज का सलाद बनाते वक्त उसे तेल और नींबू नमक के साथ मसल देता हूं। उस पर क्रिकेट की दीवानगी छाई रहती, जबकि मैं सिर्फ भारत जब खेलता तब कमेंट्री सुनता। हम दोनों में कॉमन अगर कुछ है तो सिनेमा के पीछे की दीवानगी और हिंदी गानों का पागलपन। उसका सामान्य ज्ञान बेहतरीन और मेरा सामान्य भी नहीं। वो रोज अखबार पढ़ने वाला और मैं सिर्फ फिल्मों वाले पन्ने पलटने वाला। कुछ महीने ही रह पाया पटना में कि भाई का चयन रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जमशेदपुर में हुआ, जहां सिविल इंजीनियरिंग में उसका दाखिला हो गया, और उसके पीछे पीछे कुछ महीने बाद मैं भी जमशेदपुर पहुंच गया। इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में उसी के कमरे में मैं रहता, कभी एक ही बिस्तर पर तो कभी जमीन पर गद्दा बिछाकर। वहां भैया के दोस्तों से मेरी खूब बनती, या यूं कहूं छनती। सारे अनुभव समय से पहले हो रहे थे। इंजीनियरिंग कॉलेज की हवा भी बहुत जल्दी ही लग गई। सब कुछ प्रत्यक्ष दिख रहा था, कैसे शहर में दादागिरी करते हैं, कैसे धौंस जमाते हैं। उस समय शहर में RIT जमशेदपुर के स्टूडेंट्स का आतंक था। सिनेमा हॉल पर बपौती वाला माहौल था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि समय से पहले के इन सारे नए अनुभवों का सकारात्मक और अनुकूल प्रभाव ही पड़ा। अंततः यही कहूंगा कि उन सभी को देखकर कहीं भीतर एक जुनून तो पक ही रहा था। उसी समय SCRA स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस में चयन का जुनून मेरे दिमाग में बैठ गया, क्योंकि उस कॉलेज में कई ऐसे थे जिनका मन तो बहुत था, पर उनसे क्रैक नहीं हो पाया था। 8वीं क्लास के बाद का आया बदलाव यहां अपने रंग दिखा रहा था। भैया के साथ पढ़ने का असर रहा हो या उसके पढ़ाने का, कि मेरा दाखिला पटना साइंस कॉलेज में संभव हो सका, जहां जिंदगी नए उड़ान का इंतजार कर रही थी। वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे, खड़े हैं आज भी साकित किसी अमी की तरह। साहिर लुधियानवी।